हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज एनिमल टिश्यू में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो अपन हेडिंग डालेंगे आज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली क्या कहा जाता है? इट इज कॉमनली कॉल्ड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू इज commonly called एपिथेलियम। ठीक है, इसको एपिथेलियम कहा जाता है। अब एपिथेलियम क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एपी का मतलब होता है एबव, मतलब ऊपर, ठीक है। और जो थेलियम होता है इसका मतलब होता है टू ग्रो। ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करे, ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर उगे, उसको अपन क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टिश्यू है ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ही क्यों ग्रो करता है? इसका रीजन अपन समझेंगे, ठीक है। इसका रीजन समझने वाले तो इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। देखिए टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू है तो वो सेल से ही बना होगा, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटल इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, विथ वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स होती है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी सेल के बारे में देखें, बहुत कॉम्पैक्टली, मतलब दो सेल के बीच में ना गैप बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मान लो ये मैंने सेल्स बनाई, ठीक है। ये देखिए ये मैंने कुछ सेल्स बनाई है एपिथेलियल टिश्यू की, ये एकदम कॉम्पैक्टली है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। और इसकी सेल एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई है, दोनों सेल के बीच में जगह बहुत कम है या ना के बराबर है। और इसके जस्ट नीचे होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर उठता है, ऊपर में रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो वो समझते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बहुत चिपके हुए होते हैं। तो अगर मान लो कोई ब्लड वेसल आती है ब्लड को लेके, ठीक है, वो ब्लड वेसल इस एपिथेलियल टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि दो सेल के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ब्लड वेसल जो है वो अंदर इस टिश्यू के अंदर नहीं जा सकती, एपिथेलियल टिश्यू के। तो अब ब्लड नहीं जा सकता तो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन, एपिथेलियल टिश्यू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इसके एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो इसकी सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इसीलिए एपी मतलब एबव, थेलियम मतलब क्या होता है? टू ग्रो, ठीक है। और इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच आइदर फेस environment or body fluid, so it provides covering or lining to some parts of body, to some parts of body, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका फ्री सरफेस होता है, ठीक है। और वो जो फ्री सरफेस है वो या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा या बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के कुछ
पार्ट्स को, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी को कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारी जो स्किन है वो एक एपिथेलियल टिश्यू है। ये किसको फेस कर रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। ठीक है, और हमारे बॉडी का मेन बॉडी फ्लूइड क्या होता है? विच इज द मेन बॉडी फ्लूइड? ब्लड। ठीक है, तो अगर हम ब्लड वेसल की बात करते हैं, मान लो कि ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है, और ये जो एंडोथेलियम है ये बनी हुई होती है कौन से टिश्यू की? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब इस ब्लड वेसल में से ब्लड जब जाएगा, पार करेगा इसको, तो मतलब ब्लड किसके कांटेक्ट में रहेगा? एंडोथेलियम की, जो इस ब्लड वेसल की वॉल की सबसे अंदर की जो दीवार है उसको अपन एंडोथेलियम बोलते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि epithelial tissue is having free surface which either faces the external environment or face the body fluid। ठीक है, body fluid मतलब ब्लड, और स्किन क्या है? ये भी epithelial tissue है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करती है। इसीलिए इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? कवरिंग और लाइनिंग। ठीक है, हमारी बॉडी को पूरा कवर करके किसने रखा है? स्किन ने रखा हुआ है। ठीक है, और लाइनिंग, ये जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग है वो भी कैसे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका नोट्स बना लेना बेटा, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, है ना? अच्छे से ऐसे सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए, यही से आएगा अगर आएगा नीट में क्वेश्चन, तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स, ये सब काय से बने होते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, जिसे हम कहते हैं क्या? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसके बाद हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और कुछ चीजें जानेंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब होता है पावर ऑफ डिवीजन। सबसे ज्यादा फास्ट डिवाइड जो करती है वो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती है। इसीलिए हमें कहीं पे भी चोट लग गई तो वहां पे जो घाव है, ठीक है, वो घाव के आजू बाजू की जो सेल्स है वो बहुत फास्टली डिवाइड करके उस घाव को, उस वुंड को भर देते हैं, और उसके ऊपर में एक नई स्किन आती है थोड़े टाइम बाद। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम रीजनरेटिव पावर या पावर ऑफ डिवीजन किस में होती है? वो होती है न्यूरॉन्स में। ठीक है, एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गए तो वापस न्यूरॉन नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि न्यूरॉन के अंदर में सेंट्रियोल नहीं होते, बिना सेंट्रियोल के कोई भी सेल डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए अगर जब हम गाड़ी चलाते हैं तब उस टाइम पर ट्रैफिक पुलिस हमको क्या बोलती है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ। ये तो नहीं कहा जाता कि हाथ में प्लास्टर लगा लो या क्रिकेट खेलने वाला जो पैड होता है वो पैर में लगा लो, पैर फ्रैक्चर ना हो एक्सीडेंट होने की वजह से। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाथ पैर टूट गए तो वो वापस से जुड़ सकते हैं। एक बार यहां पर ब्रेन में मार पड़ी तो जो न्यूरॉन होते हैं वो वापस रीजनरेट होने में वापस रीजनरेट नहीं होते। अगर एक्सीडेंट हो गया तो या तो इंसान कोमा में चला जाएगा या अपनी याददाश्त भूल जाएगा। ठीक है, और या तो फिर मतलब वो पागल भी हो सकता है। इसीलिए देखना पागल खाने में जो पागल होते हैं वो कई सालों से वैसे ही रहते हैं क्योंकि उनके न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। तो जो भी जिसकी याददाश्त चली गई, जो कोमा में चला गया, जो पागल हो गया, ठीक है, ऐसे लोगों का 99% चांस नहीं होता कि वो वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके न्यूरॉन डैमेज हुए। सो हाईएस्ट रीजनरेटिव पावर इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और हम आपको तो पता ही होगा, स्पर्म और ओवम मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो में सबसे पहले पैदा होने वाला टिश्यू कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स रो वाइज, यूनिफॉर्मली रो वाइज अरेंज होती है। बाकी टिश्यू की सेल्स इधर उधर होती है। ठीक है, चलो वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सो एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम और एक को हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सिंपल एपिथेलियम का क्या अर्थ होता है? दैट मींस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये जो टिश्यू होता है सिंपल एपिथेलियम, ये कंसिस्ट ऑफ ओनली
वन लेयर ऑफ सेल। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें, ये मल्टी लेयर्ड होता है। इसका मतलब एक से ज्यादा सेल की लेयर होती है तो बनता है क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियम जो होता है, इसमें एक चीज है, इट प्रोवाइड लाइनिंग टू इट, क्योंकि एक ही लेयर से बना हुआ है तो ये पतला होता है, और ये इसमें कई सारी सेल की एक के ऊपर एक लेयर जमी होती है तो ये थोड़ा थिक होगा, है ना। तो ये इट प्रोवाइड्स लाइनिंग टू बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब्स। इट प्रोवाइड लाइनिंग टू बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब। ठीक है, बताऊंगा ये बॉडी कैविटी क्या होती है, डक्ट और ट्यूब क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। अब देखिए ये मल्टी लेयर्ड है तो इसका क्या फंक्शन होगा, इट इज हैविंग प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम, एक से ज्यादा लेयर है सेल की, सो हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन स्किन। ठीक है, एज इट डज इन स्किन। अच्छा, यहां पर आप लोगों को कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये है बॉडी कैविटी, ये वाला वर्ड, और डक्ट और ट्यूब, ये क्या होते हैं, पहले तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या चीज होती है, या तो सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कि अपने अंदर में कुछ सब्सटेंस बनाए, दोस आइदर अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एनी सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड। ठीक है, मान लीजिए कि ग्लैंड में से कोई ट्यूब बाहर आ रही है, मान लो ये मैंने एक बना दिया क्या, ग्लैंड, और इस ग्लैंड में से अगर कोई ट्यूब बाहर आ रही है, इस ट्यूब को कहा जाएगा क्या, डक्ट। अगर कोई ट्यूब किसी ऑर्गन से निकल रही है तो उसको ट्यूब ही कहेंगे, लेकिन अगर ग्लैंड में से कोई ट्यूब निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है, डक्ट कहा जाता है। तो डक्ट हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी बॉडी कैविटी है ना, ठीक है, इसमें ये जो है बाहर का, इसे हम कहेंगे बॉडी वॉल। ठीक है, ये बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल हमेशा काय से बनी हुई होती है, एक्टोडर्म से बनी होती है। ठीक है, ये काय से बनी होती है, एक्टोडर्म से, और इसके अंदर में होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, ये सारी चीजें होती है। इसको हम क्या कहते हैं, गट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनाल। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा कैनाल, द कैनाल विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस, दैट काइंड ऑफ कैनाल इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल की जो ओरिजिन होती है वो हमेशा एंडोडर्मल होती है, ये हमेशा एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये जो बॉडी वॉल है ये एक लेयर से कवर्ड होती है इनर साइड से। ठीक है, ये बॉडी वॉल जो है ये एक लेयर से कवर्ड होती है इनर साइड से, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको भी एक मेसोडर्मल सेल की लेयर कवर करती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे, ये और ये बॉडी वॉल, ये दोनों कैसे कवर्ड होते हैं, ये दोनों कवर्ड होते हैं कैसे, मेसोडर्मल सेल की लेयर से, मेसोडर्मल सेल्स की लेयर से। ठीक है, मेसोडर्मल सेल की लेयर से। तो यहां पर अब आपको यहां पर एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये मेसोडर्म की लेयर बॉडी वॉल को भी अंदर से कवर कर रही है और एलिमेंट्री कैनाल को भी बाहर से कवर कर रही है, और यहां पर ये जो इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, विसरा, विसरा, या इसे और हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी। ठीक है, और ये जो मेसोडर्मल सेल की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मेसोथेलियम, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोथेलियम, इसको हम बोलते हैं क्या, मेसोथेलियम। क्या आपको दिखाई दे रहा है, आई होप सो, देख लेते हैं यार।
ठीक है, आई थिंक आई हैव एडजस्टेड दिस, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको बोलते हैं मीजोथेलियम, और ये मीजोथेलियम एक प्रकार का क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम। तो देखो ये बॉडी कैविटी, हमारी जो बॉडी कैविटी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विसरा, विसरा या नॉर्मल बॉडी कैविटी भी बोल सकते हैं। ट्रू बॉडी कैविटी कौन सी होती है, जो दोनों साइड से लाइंड हो, किससे लाइंड हो, मेसोडर्मल सेल से, उसी को ट्रू बॉडी कैविटी कहा जाता है, इसको विसरा। अब यहां पर जो भी ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स का नाम क्या हो जाएगा, विसरल ऑर्गन। हार्ट, किडनी, लंग, लीवर, स्टमक, ये सब क्या है, ये सब विसरल ऑर्गन्स है, ठीक है, क्योंकि वो विसरा में रहते हैं। विसरा मतलब बॉडी कैविटी विच इज लाइंड ऑन बोथ साइड बाय मेसोडर्मल सेल्स कॉल्ड मेसोथेलियम, इसको मेसोथेलियम, और ये सिंपल एपिथेलियम होता है। तो इट प्रोवाइड लाइनिंग टू बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब, और डक्ट और ट्यूब जो होते हैं वो भी अंदर से कैसे क्या रहता है उसमें, वहां पर भी क्या रहता है, सिंपल एपिथेलियम रहता है, ठीक है, वहां पर भी सिंपल एपिथेलियम रहता है। तो यहां तक के मैंने आपको बताया, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, जितना भी मैंने समझाया है आगे और इसके वीडियो में डालूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू, ठीक है, और प्लीज यार इसको लाइक कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।